तो बच्चों फॉरेस्ट कवर इन इंडिया टॉपिक को पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे जो स्टेट रिकॉर्ड्स हैं, है ना, जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बना के रखता है अपने पास में कि स्टेट में कितने जंगल हैं, है ना, कितनी ज़मीन है जिस पर एक्चुअल में ग्रीनरी है, कितने जंगल को रिजर्व कर, कितने एरिया को रिजर्व कर दिया जंगल के रूप में, ये सब रिकॉर्ड करने का काम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता है, जिसमें स्टेट के पास रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं। जो अगर हम बात करें स्टेट रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग तो हमारे देश की टोटल ज़मीन के 23.28% ज़मीन पर जंगल है, जबकि अगर हम इंटरनेशनल अगर नॉर्म्स देखें तो 33% लैंड पर जंगल होने चाहिए। याद रखिएगा, किसी भी देश की 1/3 ज़मीन पर जंगल होना चाहिए, ये इंटरनेशनल नॉर्म्स है, जबकि हमारे पास कितने हैं 23.28% पर। अगर हम ये इम्पोर्टेंट है नोट करना कि जो फॉरेस्ट एरिया होता है और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया होता है, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ठीक है, इन दोनों टर्म्स को समझते हैं बच्चों, जरा ध्यान से देखना, जरा देखो। मान के चलो सरकार ने इस जमीन को बोल दिया कि ये रिजर्व फॉरेस्ट कवर एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, तो ऐसा नहीं है पूरी जमीन पर फॉरेस्ट होगा। मान के चलो यहाँ तक फॉरेस्ट है, फिर यहाँ पर तालाब है, फिर यहाँ खाली जमीन पड़ी है, ग्रास लैंड है, ये सब ये ग्रास लैंड है या खाली जमीन पड़ी है, फिर यहाँ पर थोड़े फॉरेस्ट हैं। तो फॉरेस्ट एरिया में ये पूरी जमीन आती है जिसको फॉरेस्ट एरिया के रूप में रिजर्व किया जाता है। ठीक है, ये होता है फॉरेस्ट एरिया। अगर हमसे पूछा जाएगा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया, तो वो कौन सा होगा? उसमें सिर्फ ये वाली जमीन आएगी और ये वाली जमीन आएगी जहां पर एक्चुअल में फॉरेस्ट है, यानी ग्रीनरी है। ठीक है, तो ये एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया होगा, जबकि पूरा का पूरा क्या है? फॉरेस्ट एरिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा फॉरेस्ट एरिया और एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया में डिफरेंस होता है, दोनों एक ही टर्म नहीं होती हैं। फॉरेस्ट एरिया में उस एरिया को नोटिफाई और रिकॉर्ड किया जाता है जिसको फॉरेस्ट के रूप में रिजर्व किया गया है, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पेड़ हैं या नहीं है। जबकि एक्चुअल फॉरेस्ट कवर में सिर्फ उसी एरिया को काउंट करते हैं, उसी को ही हम नोटिफाई करते हैं जिस जमीन पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं या वहाँ पे कैनोपी होती है। कैनोपी मतलब ओवरलैपिंग्स ऑफ ब्रांचेज एंड लीव्स, है ना। तो जहाँ पर फॉरेस्ट होंगे, घने फॉरेस्ट होंगे, सिर्फ उसी को ही हम एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया में वो मेंशन करेंगे, जबकि फॉरेस्ट कवर का इससे कोई लेना देना नहीं है। जंगल के बीच में खाली जमीन भी है, तालाब भी है, नदी भी बह रही है, सब कुछ फॉरेस्ट एरिया में ही काउंट होगा। अब देखते बेटा, जो फॉरेस्ट एरिया है इसको रिकॉर्ड करने का काम करता है स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। ठीक है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास होता है। जबकि जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया है वो कैसे पता चलेगा? जब हम ऊपर से इसकी फोटो लेंगे। इसका हमने फोटो लिया ऊपर से, है ना, ड्रोन्स की मदद से, सैटेलाइट की मदद से हमने जब ये फोटोज लिए तब हमने मेंशन कर लिया यहाँ पे जंगल, यहाँ पे जंगल, यहाँ पे जंगल, यहाँ पे जंगल, ये एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया कहला जाएगा। चलिए, अगर हम देखें तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की अकॉर्डिंग बात करते हैं, जो 2011 में पब्लिश हुई थी, हमारे देश का जो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया है वो सिर्फ 21.05% का है। जिसमें से अगर हम बात करें फॉरेस्ट कवर की, जिसमें डेंस जंगल आते हैं, घने जंगल आते हैं और ओपन फॉरेस्ट आते हैं। घने जंगल हैं हमारे 12.29 के और ओपन फॉरेस्ट है 8.75 के। अब ये दोनों क्या होते हैं बेटा? देखो, जहाँ पे पेड़ पास पास में होते हैं, जहाँ पे हमें अंदर तक नहीं दिखता, जमीन पे रोशनी नहीं आ पाती है, डेंस फॉरेस्ट कहलाते हैं। जबकि जहाँ पर पेड़ थोड़े दूर दूर होते हैं, ठीक है, ये ओपन फॉरेस्ट कहलाते हैं। ये जो फॉरेस्ट एरिया है और फॉरेस्ट कवर है, ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर रहा है, यानी किसी स्टेट में जंगल ज्यादा तो किसी स्टेट में जंगल कम। जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जंगल बहुत कम है। यहीं पर अगर हम चले जाएं मध्य प्रदेश में हाईएस्ट परसेंटेज है जंगल की। अरुणाचल प्रदेश में चले जाओ तो हाईएस्ट फॉरेस्ट एरिया है वहां पर। ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टेट टू स्टेट ये चेंज करते रहते हैं। जैसे अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं बच्चों, लक्षद्वीप में फॉरेस्ट एरिया है ही नहीं, आइलैंड है लक्षद्वीप, इसके बावजूद भी यहाँ पर 0% फॉरेस्ट कवर है। जबकि अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें जो कि बे ऑफ बंगाल में है, तो यहाँ पर 86.93% का जंगल वाला एरिया है। ज़्यादातर जो स्टेट्स हैं उनके पास 10% से भी कम फॉरेस्ट एरिया है, जो हमारे नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आते हैं। जैसे हमारा पंजाब हो गया, हमारा राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, इस तरीके के स्टेट्स। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, सब इनके पास 10% से भी कम जंगल है। पंजाब और हरियाणा के जो ज़्यादातर जंगल थे, बेसिकली क्या हुआ बच्चों, जब ग्रीन रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस हुआ हमारे यहाँ पर 1967-68 में, नहीं 1966-67 में इसको इंट्रोड्यूस करा था डॉक्टर
एम स्वामीनाथन जी ने इंडिया में, और जबकि वर्ल्ड लेवल पर इसको डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने करा था, 1956 के समथिंग की बात है। तो पंजाब और हरियाणा को ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज़्यादा फायदा मिला। इसकी वजह से क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ा, इसीलिए जंगलों को काट काट कर यहाँ पर खेती की ज़मीन बना दी गई। अगर ऐसे स्टेट बात करते हैं जिनके पास 10 से लेकर 20% तक का फॉरेस्ट कवर एरिया है, तो इसमें हमारे कौन से स्टेट्स मिलेंगे, जैसे तमिलनाडु हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ये मिलेंगे। पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, यानी अगर हम सेंट्रल इंडिया से नीचे साउथ की तरफ जाएंगे, तो जिसमें तमिलनाडु को छोड़ दो, दादर नागर हवेली और गोवा को छोड़ दो, ठीक है, इनको छोड़ देते हैं। बाकी जितने भी ज़मीन है वहाँ पर 20 से लेकर 30% तक जंगल पाए जाते हैं, जबकि दादर नागर हवेली, गोवा, तमिलनाडु में कंपेरेटिवली कम जंगल हैं थोड़े से। अगर हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, अब नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट पे तो पहाड़ और जंगल के अलावा कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर 30% से भी ज़्यादा लैंड मतलब फॉरेस्ट एरिया पाया जाता है। हेली टोपोग्राफी है, यानी पहाड़ है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश होती है, ये सब कुछ यहाँ पर जंगलों की ग्रोथ के लिए बहुत ही फेवरेबल है, इसलिए यहाँ जंगल ज़्यादा पाए जाते हैं। एक्चुअल फॉरेस्ट कवर की बात करें तो इसमें भी हमें बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के पास में एक्चुअली देखा जाए तो सिर्फ 9.56% ज़मीन पर जंगल है। वहीं पर अगर हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड की बात करते हैं, वहाँ पे 84% ज़मीन पर एक्चुअल में जंगल है। तो इस बेसिस पे स्टेट टू स्टेट भी हमारा एक्चुअल फॉरेस्ट कवर एरिया में भी वेरिएशंस पाए जाते हैं। ये जो टेबल आप देखोगे अपेंडिक्स नंबर 4 में, ये हमें डिस्ट्रीब्यूशन बता रही है फॉरेस्ट का इंडिया में, ठीक है। ये परसेंटेज के बेसिस पर होगा, यहाँ जहाँ पे 40 से ज़्यादा होगा वहाँ बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन है जंगल का, 20 से 40 पे मीडियम, 10 से 20 पे लो कॉन्सेंट्रेशन है, और जबकि 10 से कम चले गए तो ये बहुत ही ज़्यादा लो हो गया। अगर हम बात करें तो जब हम अपेंडिक्स देखेंगे, आपको देखना हो तो बेटा बुक के लास्ट में जाइएगा, है ना। बुक के लास्ट में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे आपको अपेंडिक्सेस मिलेंगे, तो वहाँ अपेंडिक्सेस खोलिएगा तो वहाँ पे 4th अपेंडिक्सेस में आपको मिल जाएगा स्टेट, और स्टेट के आगे स्टेट में कितने जंगल है परसेंटेज में। तो अब वहाँ पे देखोगे कि हमारे पास 15 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर जो फॉरेस्ट कवर है वो 1/3 टोटल एरिया से ज़्यादा है। हमारे देश में टोटल 28 स्टेट हैं, जिन 28 में से सिर्फ 15 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने इंटरनेशनल नॉर्म्स को फॉलो अप किया है, यानी इनकी टोटल ज़मीन के 1/3 से ज़्यादा पर जंगल है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने के लिए। इंटरनेशनल नॉर्म क्यों बनाया गया, ताकि हमारा जो इकोलॉजी है उसमें बैलेंस बना रहना चाहिए, इसीलिए। अगर हम परसेंटेज के बेसिस पे देखें एक्चुअल फॉरेस्ट कवर को, जो स्टेट्स हैं उन्हें 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया, वो 4 ग्रुप ये थे: हाई कॉन्सेंट्रेशन, मीडियम कॉन्सेंट्रेशन, लो और वेरी लो, ठीक है। इसके बाद बच्चों अब हम नेक्स्ट पर जाते हैं, तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन पर जाते हैं। फॉरेस्ट कंजर्वेशन देखते हैं बेटा, यानी जंगलों को कैसे बचाया जाए, क्योंकि दिन पे दिन क्या होता जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, इनका एक्सप्लोटेशन किया जा रहा है, खेत बनाए जा रहे हैं, लकड़ियां काट काट के कॉमर्शियल पर्पस के लिए यूज की जा रही हैं, या प्लांटेशन किया जा रहा है, तो इसलिए जंगलों को काट दिया गया। अब उन्हें बचाने की जरूरत है ना। हमने तो अभी भी देखा कि इंडिया में 23% जंगल है, जबकि रिक्वायरमेंट कितने की है, 33% की बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो 10% तो और चाहिए। तो बढ़े या ना बढ़े, लेकिन इससे कम ना हो, इसलिए अभी सबसे पहले कंजर्वेशन की जरूरत है। देखते हैं बेटा, जो फॉरेस्ट है ना, वो क्या है, हमारी जिंदगी और इन्वायरमेंट के बीच में इंटर रिलेशनशिप बनाने वाले होते हैं, ठीक है। ये हमारी लाइफ है और इन्वायरमेंट है, इनके बीच में इंटर रिलेशनशिप क्रिएट करने का काम करते हैं। ये हमें या हमारी इकोनॉमी या हमारे समाज को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से काफ़ी फायदे पहुंचाते हैं। इसीलिए जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट का, कंजर्व करके रखना है जंगलों को, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर हम इंसानों की ज़िंदगी बनाए रखना चाहते हैं, समृद्ध रखना चाहते हैं, कि हम प्रॉस्परस रहें, हमारा सर्वाइवल होता रहे, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जंगलों को कंजर्व कर कर रखा जाए। ठीक है, आप लोग देख रहे होंगे बच्चों, तो जो हमारे यहाँ पर इतने ज़्यादा इस समय पर जो आपने देखा होगा कि डिस्टर्बेंसेस जो ओशंस में होते हैं, जैसे साइक्लोन्स वगैरह हैं, वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं ना, उसका एक रीज़न ये डिफॉरेस्टेशन भी है, क्योंकि जंगल कटेंगे, जंगलों की वजह से बारिश कम होगी, क्लाइमेटिक इफेक्ट बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, जिससे ओशन में पानी का लेवल बढ़ रहा है और साइक्लोन ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ना, साइक्लोन्स आना, है ना, और रेनफॉल में डिस्टर्बेंस हो जाना, तो ये सब कुछ जंगल कटने की वजह से ही हो रहा है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं ह्यूमन काइंड सर्वाइवल रहे, उसका प्रॉस्पेरिटी रहे, तो जंगलों को कंजर्व करना भी बहुत ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने नेशन वाइड फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी, ठीक है, एक पूरे देश में फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया, है ना, पूरे देश भर में। इसको सबसे पहले 1952 में अडॉप्ट किया गया था, बाद में इसे 1988 में मॉडिफाई कर दिया गया,
ठीक है, इसको मॉडिफाई किया गया इसके अकॉर्डिंग। जो न्यू फॉरेस्ट पॉलिसी है 1988 वाली, इसके अकॉर्डिंग देखें तो सरकार जोर देगी सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर। ठीक है, सस्टेनेबल यानी जो काफी लंबे टाइम तक चले, फॉरेस्ट मैनेजमेंट पर जोर देगी ताकि जंगलों को कंजर्व किया जाए, जंगलों को एक्सपेंड यानी बढ़ाया जा सके। दूसरी जगह पर ये देखेगी कि जो लोकल पीपल है, जो जंगलों में रहने वाले या जंगलों के पास रहने वाले लोग हैं, उनकी नीड्स को भी फुलफिल किया जा सके। तो इस पॉलिसी का मेन एम क्या है? पॉलिसी का पहला मेन एम तो है बेसिक नीड को पूरा करना, यानी 33% एरिया पर, जोग्राफिकल एरिया पर फॉरेस्ट कवर को मेंटेन करना सबसे पहला एम है। दूसरा एम क्या है? इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी बनाना। देखो, इकोलॉजिकल बैलेंस तभी तो आ पाएगा जब हमारे जंगल दोबारा से वापस लाए जाएंगे और हमारा जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल हो जाएगा, तभी इकोलॉजिकल बैलेंस आ सकता है। तो पहला हो गया 33% मेंटेन करो, दूसरा हो गया इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करो, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करो। ठीक है, थर्ड पर जाते हैं। तो थर्ड पर जाते हैं तो हमने देखा कि हमारे देश में इन्हीं जंगलों की वजह से, क्योंकि हमारे देश में दो अलग अलग तरीके के क्लाइमेटिक जोन है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे ट्रॉपिकल रीजन आता है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर देखें तो टेम्परेट रीजन आता है। इसकी वजह से हमारे देश में अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं, अलग अलग स्पीसीज के। तो हमारे यहाँ ये जो जेनेटिक पूल है ना, इतनी ज़्यादा अलग अलग तरीके की वैरायटीज हमारे यहाँ पाई जा रही हैं, यानी ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इस हेरिटेज को कंजर्व रखना ताकि ये खत्म ना हो, ये भी इसी हमारे फॉरेस्ट कंजर्वेशन पॉलिसी 1988 का गोल है। इसके बाद चौथी चीज, बेटा देखो, पेड़ों को उगने के लिए मिट्टी की बहुत जरूरत है, और मिट्टी ही इरोड हो गई तो जंगल लग नहीं सकते, तो इसीलिए जंगलों को लगाने के लिए मिट्टी को कुछ चेक करना। ठीक है, मिट्टी का जो इरोजन है उसको रोकना। एक्सटेंशन ऑफ द डेजर्ट लैंड, डेजर्ट लैंड को रोकना कि जो रेगिस्तानी जमीन है वो और ना बढ़े। इसके अलावा बाढ़ और सूखे को कंट्रोल करना। ठीक है, पांचवा अगर इसका टॉपिक देखते हैं तो बेटा वो है फॉरेस्ट कवर को बढ़ावा देना सोशल फॉरेस्ट्री के द्वारा और एफॉरेस्टेशन के द्वारा डिग्रेडेड लैंड पर। सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है बच्चों? सोशल फॉरेस्ट्री देखें तो हम जो समाज में पेड़ लगाते हैं, जैसे देखो आपने देखा होगा जो हमारी कॉलोनीज होती हैं उनमें पेड़ लगाए जाते हैं, रोड के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं, स्कूल्स में, हॉस्पिटल के कैंपसेस में पेड़ लगाए जाते हैं, ये सोशल फॉरेस्ट्री के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो सोशल फॉरेस्ट्री के द्वारा अफॉरेस्टेशन, कहाँ पर अफॉरेस्टेशन? ऐसी जमीन जो डिग्रेड हो गई है, उस जमीन पर पहले क्या करें हम, मीजर इस्तेमाल करें ताकि उसकी फर्टिलिटी को बैलेंस किया जाए और उसके बाद वहाँ पे पेड़ लगा दिया जाए। तो इस तरीके से हम बंजर जमीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जंगलों को बढ़ाने के लिए। और सिक्स्थ मोटिव हो गया बेटा इसका, जो जंगलों की प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करने के लिए। मतलब कैसे? जंगलों में ऐसे पेड़ लगाए जाएं जिनसे लकड़ी आसानी से मिल सके, अच्छी लकड़ी मिल जाए, फ्यूल के लिए मिले, फॉडर मिल सके, जानवरों के चारे का सामान मिल सके, या रूरल पॉपुलेशन के लिए फूड मिल सके जो कि जंगलों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा इन्हीं लोगों को लकड़ी के अलावा किसी और फ्यूल के लिए, यानी लकड़ी का सब्स्टिट्यूशन देखना है कि ये लोग गांव में लकड़ी ना जलाएं घरों में, उसकी जगह कोई और दूसरा सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, है ना, जिसको लगाया जा सके। जैसे उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर वगैरह बांटे गए ना, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन देखें ताकि इसका लकड़ी का एक्सप्लोटेशन ना हो, ओवर एक्सप्लोटेशन ना हो। ठीक है, तो मेंटेन भी करना और लोगों की नीड्स को भी फुलफिल करना है। सेवेंथ पॉइंट देखते हैं तो बेटा, हमें बहुत बड़े लेवल पर जन आंदोलन की जरूरत है, पीपल्स मूवमेंट की जरूरत है बेटा। लोग मिलकर आंदोलन करें जिसमें औरतें भी शामिल हो ताकि पेड़ों को लगाया जा सके, पुराने पेड़ों को कटने से रोका जा सके। इसी के द्वारा हम बेटा जो हमारे जंगल हैं उनके ऊपर जो बढ़ता हुआ प्रेशर है उसे कम कर पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको ये जरूर याद रखना है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि 1988 की फॉरेस्ट कवर पॉलिसी के एम्स क्या हैं। तो टोटल है 7 में से आपको एटलीस्ट 5 तो पता होने चाहिए। जैसे इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी मेंटेन करना, इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करना, इसके लिए जो हमारा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसे कंजर्व करना, जंगल तब लगेंगे जब सॉइल इरोजन को रोका जाएगा, डेजर्ट लैंड को रोका जाएगा, फ्लड और ड्राउट को रोका जाएगा। इसके बाद जंगलों को बढ़ाना, कैसे बढ़ेंगे? सोशल फॉरेस्ट्री और अफॉरेस्टेशन के द्वारा। इसके बाद देखा जाए तो जंगलों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देना है। इसके अलावा देखा जाए तो एक बहुत बड़े जन आंदोलन की जरूरत है जिसमें औरतें भी पार्टिसिपेट करें और जंगलों को बचाया जा सके। तो बच्चों आप लोगों को बताना है, मैं आपको एक आंदोलन का नाम दे रहा हूँ, उस पर एक शॉर्ट नोट लिख के तैयार करना है। आंदोलन का नाम है चिपको आंदोलन। ठीक है, चिपको, चिपकने वाला आंदोलन। तो इस ये आंदोलन क्या था, ये मूवमेंट क्या था, इसके बारे में एक शॉर्ट नोट बना के मुझे सेंड करना है। ठीक है, आपकी जो एक्टिविटी के मार्क होंगे वो उसी के बेसिस पे बनेंगे। चलिए बच्चों, इसके बाद देखते हैं बेटा फॉरेस्ट एंड लाइफ, किस तरीके से जो जंगल हैं वो हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं।
तो देखा जाए तो बहुत सारे ट्राइबल मतलब जनजातीय लोग जो जंगलों में रहते हैं, है ना, जिनका घर जंगल है, वो अपनी जीवन के लिए वो क्या करते हैं, इन जंगलों पे डिपेंड रहते हैं। ये जंगल उन्हें खाना देते हैं। फ्रूट्स हैं, हर तरीके के फ्रूट्स हैं, खाने लायक पत्तियां हैं, शहद है, या जड़ें हैं जिन्हें खाते हैं, और जो वाइल्ड गेम्स वगैरह हैं, ये सब कुछ ये यहीं पर करते हैं, जैसे हंटिंग वगैरह। इस सब के लिए जंगल ही उनके लिए सोर्स है। जंगल उन्हें और भी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे घर बनाने के लिए सामान देता है ना, आर्ट्स वगैरह के लिए प्रैक्टिसिंग के लिए सामान देता है ना, जैसे लाख वगैरह निकालते हैं ना जंगलों से, तो लाख का सामान वहीं से मिलता है। इसके अलावा जंगलों की बात करते हैं, ट्रैवल इकोनॉमी के साथ साथ बेटा अगर देखा जाए तो ट्रैवल कम्युनिटीज़ की सब्सिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, उनकी लिवलीहुड को बनाए रखने के लिए भी इंपॉर्टेंट सोर्स है। ऐसा माना जाता है कि जो ट्रैवल कम्युनिटीज़ होती हैं, जो कम्युनिटीज़ थी ट्रैवल, वो क्या करती थी, वो नेचर के साथ हार्मनी बना के रखती थी अपनी, है ना, ताकि जंगलों को प्रोटेक्ट कर सकें। पहले के जो ट्राइबल वाले लोग हुआ करते थे, आज भी देखें तो जंगलों वाले लोग जंगल को ना पूजते हैं, है ना, उसकी पूजा करते हैं। तो वो जंगल से सिर्फ उतना सामान लेते हैं जितने की उन्हें नीड होती है, ग्रीड के बेसिस पे एक्सप्लॉइट नहीं करते। वो जंगल को अपनी देवी या देवता मानते हैं। उनका मानना है कि हमारी जितनी आवश्यकताएं हैं उसे जंगल पूरा करेगा, लेकिन बदले में हमें जंगलों को प्रोटेक्ट रखना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो हमारे 593 डिस्ट्रिक्ट्स में से देखें तो 188 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिन्हें ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट माना गया है, यहाँ पे ट्राइबल ज़्यादा हैं। ये जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स है, यहाँ पर 59.61% तक जो ज़मीन है वो फॉरेस्ट कवर एरिया के अंडर में आती है। इन 188 ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स में अगर हम बात करें तो यही हमारे देश की 33.63 जमीन टोटल कंट्रीब्यूट करते हैं, है ना, जो हमारी टोटल जमीन में जितना एरिया है वो इन 188 में 33.63% का है। ये बताता है कि जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं कितनी ज़्यादा रिच हैं फॉरेस्ट कवर के मामले में। तो जो फॉरेस्ट हैं या ये जो ट्राइबल्स हैं, ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। द एज ओल्ड नॉलेज ऑफ ट्रैवल्स, जो हमारी इतनी पुरानी जो जानकारी है ट्रैवल्स के बारे में कि वो फॉरेस्ट्री के बारे में क्या क्या जानते हैं, जिनकी मदद से वो जंगलों को डेवलप कर पाते हैं। बेटा rather than treating tribals as minor forest produce collectors, they should be made growers of minor forest produce। यानी देखो, हम इन ट्राइबल लोगों को ऐसे ट्रीट ना करें कि ये लोग छोटे जंगलों से सामान इकट्ठे करने वाले लोग हैं, इस तरीके से ना देखें। इन्हें इस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए, ये वो संख्या में कम लोग हैं जो जंगलों को प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और एनकरेज किया जाना चाहिए ताकि ये भी हम लोग भी क्या करें, कंजर्वेशन में पार्टिसिपेट करें। बेटा अगर हम फॉरेस्ट कंजर्वेशन के बेसिस पे देखें तो कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं जिनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में।